वेदिका के पूछने पर सपना ने नजरें झुकाए हुए कहा, दी वो। वेदिका ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, मेरे सामने ये वो क्या लगा रखा है, बोल ना, बात क्या है। सपना ने वेदिका का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पहले प्रॉमिस करो, आप हंसोगी तो नहीं। वेदिका ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं हंसूंगी, लेकिन हंसी आ गई तो रोकूंगी भी नहीं। वेदिका के ऐसे कहने पर सपना नाराज होते हुए बोली, जाओ फिर, मैं आपको नहीं बताऊंगी। अब ज्यादा नखरे मत कर, बोल क्या बात है। सपना ने हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया, दी आपको तो पता है न, कल कॉलेज में मेरा किसी से झगड़ा हो गया था। दरअसल मैं आज उस इंसान से मिली, वो हमारे ही कॉलेज में है, और वो और कोई नहीं, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर शिव अग्निहोत्री हैं। वेदिका ने सपना का चेहरा देखा तो जोर जोर से हंसने लगी। दी आपने प्रॉमिस किया था, आप नहीं हंसोगी। वेदिका ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, इसलिए तो तुझे कहती हूँ, बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कर। अब इस बात के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जाकर उनसे सॉरी बोल देना, बात वहीं खत्म हो जाएगी। अब रात बहुत हो गई है, इसलिए फोन रख और चुपचाप सो जा। ये बोलकर वेदिका ने टेबल लाइट ऑफ किया और सोने चली गई। सपना अभी भी जाग रही थी। उसने मन में कहा, मैं सॉरी बोलूंगी, और वो भी उस इंसान से। नो नेवर। कुछ देर सोचने के बाद सपना ने भी लाइट ऑफ की और सोने चली गई। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, अब ये तो सिर्फ वही जानती थी। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। सपना अपने कॉलेज में बिजी हो चुकी थी और वेदिका बच्चों को पढ़ाने में। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर कहीं न कहीं किसी की रातों की नींद उड़ी हुई थी। शमशेर ने अपने आदमियों से उस लड़की को ढूंढने को कहा था, जिसने पूरे बाजार में उसके खास आदमियों को मारा। लल्लन अपने आदमियों के साथ वेदिका की तलाश में लगा था। ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि न तो उन्हें वेदिका का नाम पता था, न ही उसका पता। शहर में नए होने के कारण ज्यादातर लोग भी उसे नहीं जानते थे। वेद का फार्म हाउस। ये फार्म हाउस उनकी हवेली से ज्यादा दूरी पर नहीं था, मगर वहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। फार्म हाउस के पीछे जंगल और आगे बड़ा सा गार्डन था। उसमें लगे तरह तरह के फूल बेहद ही सुंदर लग रहे थे। गार्डन के बीचों बीच एक बड़ा सा फव्वारा था और उसमें तैरती मछलियाँ उसकी रौनक बढ़ा रही थीं। वेद अपना ज्यादातर समय इसी फार्म हाउस में बिताया करता था। बचपन की कई यादें उससे जुड़ी थीं। रात का वक्त था। बाहर गार्डन में वेद सोफे पर लेटा था। वहीं उसके कुछ आदमी पहरा दे रहे थे और कुछ लोग मिलकर ताश खेल रहे थे। बिरजू अपने पत्ते देखकर काफी खुश हो रहा था। वहीं मुरली ने अपने पत्ते देखे तो सिवाय जोकर के कुछ नहीं था। उसने मन में कहा, साला, हमारी तो जिंदगी ही खराब है, यहाँ भी जोकर बना दिया। अगर इन लोगों के सामने अपना पत्ता खोला तो भारी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने एक चाल चली। उसने बिरजू के सर पर मारते हुए कहा, चीटिंग करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बिरजू बोला, काहे झूठ बोल रहे हो मुरली भैया, हम कौन सी चीटिंग किए हैं? देख भाई, हमें चीटिंग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए हम नहीं खेलेंगे। ये कहकर मुरली ने ताश के पत्ते फेंके और वहाँ से उठकर चला गया। बिरजू जब पत्ते समेट रहा था तो उसने देखा कि मुरली ने जिन पत्तों को फेंका था उनमें तीनों जोकर थे। बिरजू खुद से बोला, वाह भैया, जीत नहीं सके तो हमें बलि का बकरा बना दिए, अब हम भी छोड़ेंगे नहीं आपको। मुरली आकर वेद के पास बैठ गया। वेद फोन चला रहा था। तू कभी नहीं सुधरेगा, जब हारने वाले होते हो तो गेम खराब करके भाग आते हो। मुरली बेशर्मी से मुस्कुरा दिया। तभी एक आदमी वेद के पास आया और बोला, भैया, वो तिवारी आपका पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुरली बीच में बोल पड़ा, उस साले का नाम ही मत लो, एक नंबर का धोखेबाज है। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो दूसरों का क्या होगा? वेद ने पूछा, मतलब? मुरली ने कहा, उसके तीनों भाई एक नंबर के कमीने इंसान हैं। अपनी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी।
बाप ने पाल पोस कर तीनों को बड़ा किया, पढ़ाया, एक बढ़िया सा 3 मंजिला घर बनवाया ताकि बेटे आराम से रहें। मगर बेटों ने क्या किया, उसी बाप को घर से निकाल दिया। इस उम्र में बिरजू भी वहीं जमीन पर बैठ गया और सुनने लगा। बाप को आया गुस्सा, कहीं से 3 लाख रुपए की व्यवस्था की और तीनों बेटों को 1-1 लाख देकर कहा, बेटा ये मेरी आखिरी पूंजी है, जाओ और अपने परिवार के साथ खुशी से रहो। तीनों बेटे पैसे के पीछे अंधे हो गए, बिना कुछ पूछे चले गए घूमने। जब लौटे तो देखा मकान बिक चुका है। बाप ने वही मकान बेचकर पैसा दिया था। अब वो तीनों को छोड़कर 4 धाम यात्रा पर निकल चुका था। इतना कहते कहते मुरली चुप हो गया। उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने देखा बिरजू मोटे मोटे आंसू बहा रहा था। अब तुझे क्या हुआ बे? क्यों गंगा जमुना बहा रहा है? आपने तो हमें, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, इमोशनल कर दिया। इमोशनल नहीं, इमोशनल कहते हैं। मुरली ने कहा, हाँ वही इमोशनल। भैया छोड़ो ना, आप हमारी फीलिंग समझो बस। ठीक है, तुम इसी से काम चला लो। तभी एक दूसरा आदमी बोला, बिल्कुल सही किया उसके बाबूजी ने, ऐसे बेटों के साथ यही होना चाहिए। मुरली बोला, सही कहा, इंसान भूल जाता है कि कल उसे भी यही सब देखना पड़ सकता है। जो आज वो अपने माँ बाप के साथ कर रहा है, कल उसके बच्चे भी वही उसके साथ करेंगे। इंसान जो देता है वही दुगना वापस पाता है। DAV स्कूल। धीरे धीरे समय बीत रहा था। वेदिका का भी स्कूल में मन लग चुका था। बच्चे उसे बेहद पसंद करते थे। खासकर उसका पढ़ाने का तरीका सबको बहुत पसंद आता था। अक्सर कई टीचर्स इस बारे में उसकी तारीफ किया करते और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उससे जलन होती। वो कहते हैं न हर चीज के 2 पहलू होते हैं। आपकी जिंदगी में एक तरफ अच्छे लोग आते हैं तो दूसरी तरफ आपकी मुलाकात कुछ बुरे लोगों से भी होती है। ये निर्भर आप पर करता है कि आप किसे अपनी जिंदगी में कितनी अहमियत देते हैं। अगर अच्छे लोगों से हमें काम करने की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो बुरे लोगों की बातें भी आपके अंदर जोश पैदा करने का काम करती हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप उन्हें भी सकारात्मक नजरिए से देखेंगे। वहीं लल्लन के आदमी वेदिका को ढूंढने में दिन रात एक कर रहे थे और आखिरकार उनकी कोशिश कामयाब भी रही। शमशेर के एक आदमी ने वेदिका को स्कूल के अंदर जाते देखा था। उसने बिना समय गंवाए लल्लन को फोन लगा दिया। लल्लन भैया, हम वो लड़की को ढूंढ लिए हैं। वो लड़की यहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। तू वहीं रुक, हम अभी अपने आदमियों को वहाँ लेकर आते हैं और देख, वहाँ से कहीं जाना मत। अगर वो लड़की आज हाथ से निकल गई तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये बोलकर लल्लन ने फोन रख दिया। चलो रे गाड़ी निकालो, आज बताते हैं वो मास्टरनी को हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। उसके कहने पर बाकी आदमियों ने अपने अपने हथियार लिए और जीप में बैठकर निकल गए। उधर वेदिका क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी दीप्ति उसके क्लास में भागते हुए आई। वेदिका, तुम यहाँ से निकलो वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। दीप्ति लगभग हौंफते हुए उससे ये सब कहे जा रही थी। वेदिका ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, दीप्ति शांत हो जाओ, लो पहले तुम ये पानी पियो। दीप्ति ने उसके हाथ से बोतल लेकर पहले पानी पिया। वेदिका, तुम बात मानो, नीचे शमशेर सिंह के आदमी तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं। तुम्हारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम स्कूल के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ, वहाँ नाज तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम चाहती हो कि मैं आज उन लोगों के डर से भाग जाऊं? फिर कल क्या होगा और आखिर कब तक मैं भागूंगी? इससे अच्छा तो होगा मैं हिम्मत कर उनका सामना करूं। वेदिका ने दीप्ति को समझाते हुए कहा, लेकिन वो घबराहट में उसकी बात समझ नहीं पा रही थी। मगर वेदिका, तुम उन लोगों को जानती हो। दीप्ति अपनी बात पूरी करती उससे पहले वेदिका ने कहा, शायद वो लोग मुझे नहीं जानते। वेदिका ने बच्चों की ओर देखा जो हैरान भी थे और थोड़े डरे हुए भी। वेदिका ने बच्चों से कहा, तो बच्चों, आज की क्लास हम ग्राउंड में लेंगे, वो भी प्रैक्टिकल, तो आप लोग तैयार हैं? सभी बच्चों ने एक साथ हाँ कहा तो वेदिका मुस्कुरा दी।
वो सबके साथ नीचे ग्राउंड में चली आई। नीचे लल्लन के आदमियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी, जिससे चीजों को तो नुकसान पहुंचा ही, साथ ही कुछ टीचर्स को भी चोटें आईं। वेदिका जब वहां पहुंची तो मिश्रा जी ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम आप काहे यहाँ आई? ये सब गुंडे मवाली हैं, बहुत खतरनाक हैं। आप मत जाइए इनके सामने। आप हमारी चिंता मत कीजिए मिश्रा जी, इन लोगों को हम देख लेंगे। ये बोलकर वेदिका ग्राउंड में चली आई। लल्लन ने जब वेदिका को आते देखा तो शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, तो आखिरकार हमने तुमको ढूंढ ही लिया। वेदिका ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है उस दिन का प्रसाद तुम्हारे लिए कम पड़ गया था, जो फिर से खाने चले आए। लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम लोगों को लेने में कोई ऐतराज नहीं, तो भला हमें देने में क्या ऐतराज हो सकता है। तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलती है लड़की। अब हम तुमको बताएंगे कि शमशेर सिंह के आदमियों से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अभी तो आगाज ही नहीं हुआ और तुम अंजाम की बात पर उतर आए। देखे तो जरा जो तुम लोग कह रहे हो वो कर भी सकते हो या नहीं। तो जल्दी से एक एक करके आओ। मेरे बच्चों की क्लास खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है और मुझे उनकी प्रैक्टिकल क्लास भी लेनी है। इसलिए टाइम वेस्ट किए बिना अपना कार्यक्रम शुरू करो, मीरा ने कहा। लल्लन ने आंखों के इशारे से अपने एक आदमी को भेजा। उसने जैसे ही वेदिका पर वार किया, वेदिका ने उसका हाथ पकड़ उसकी पीठ से लगाते हुए कहा, हाँ तो बच्चों, आप लोगों का पहला सवाल, ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? सभी बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, 206। वेदिका ने उस आदमी से धीरे से कहा, पर तेरी हड्डियां बढ़कर अब 216 होने वाली हैं। ये कहकर उसने उसका हाथ मरोड़ा और जमीन पर धकेल दिया। वो आदमी दर्द से कराह उठा। वहीं ये सब देखकर लल्लन के आदमियों के कदम पीछे जाने लगे। लल्लन ने उनकी ओर देखकर कहा, अरे एक नहीं 2-3 लोग मिलकर मारो। इतना कहते ही 2 आदमी वेदिका की ओर बढ़ गए, मगर जितनी तेजी से वे लोग वेदिका की ओर बढ़े उतनी ही तेजी से वे जमीन पर गिरे पड़े मिले। वेदिका ने उनके पेट पर वार किया था। इसके साथ ही उसने बच्चों से दूसरा सवाल किया, बताइए बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? एक्शन टू रिएक्शन। सभी बच्चों ने मिलकर कहा। वेदिका मैडम बच्चों से सवाल काहे पूछ रही हैं? मिश्रा जी के पूछने पर सुनील जी ने कहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैडम अपनी क्लास ले रही हैं। लल्लन ने अपने बाकी बचे आदमियों को हथियार लेकर जाने के लिए कहा। इस बार लगभग 4 लोगों ने वेदिका को घेर लिया था और उनके हाथों में तलवारें थीं। वेदिका ने एक के हाथ पर वार कर उसकी तलवार छीनी और उससे बाकी तीनों के वार को रोका। उसने पूरी ताकत से उन तीनों को जमीन पर गिराया। एक एक कर वेदिका ने लल्लन के सभी आदमियों को मारना शुरू कर दिया। वहीं सभी बच्चे और टीचर्स वेदिका को इस तरह लड़ते देखकर हैरान थे। वेदिका को इस रूप में देखकर मिश्रा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। सुनील जी ने उनके थोड़ा पास जाकर कहा, मिश्रा जी मुंह बंद कर लीजिए, क्या पता वहां से कोई तलवार उठकर यहाँ आ जाए। वैसे ही हमारी हालत खराब है, तनिक उन पर तो दया कीजिए और अपनी ही तेज छुरी वाली जुबान को बंद रखिए। मिश्रा जी ने सुनील जी को घूर कर कहा तो वो झेप गए। वहां वेदिका लल्लन के सारे आदमियों को मारने के बाद अब उसी की ओर बढ़ रही थी। डर के मारे लल्लन के पसीने छूट रहे थे। वो अपने कदम पीछे लेने लगा। घबराहट में उसने हकलाते हुए कहना शुरू किया, ये तुम सही नहीं कर रही हो, अपने कदम वहीं रोक लो, वरना हम बता रहे हैं अंजाम अच्छा नहीं होगा। पीछे जीप खड़ी थी, लल्लन और ज्यादा पीछे नहीं जा पाया। वेदिका ने हंसते हुए कहा, इतना सब भी देखने के बाद तुम्हें समझ नहीं आया? अरे यही है तुम्हारा अंजाम। ये स्कूल है, शिक्षा का मंदिर। यहाँ आकर तोड़फोड़ मचाकर, टीचर्स को चोट पहुंचाकर जो तुमने नीच हरकत की है न, उसके लिए तुम्हें माफी तो कभी नहीं मिल सकती। तुम जैसे लोग क्या जानोगे शिक्षा के मंदिर की क्या अहमियत होती है। कभी स्कूल में जाकर 4 अक्षर भी पढ़ा हो, तब तो जानो। पीछे जीप में एक चाकू पड़ा था। लल्लन की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा।
मगर इससे पहले कि वो उसे उठा पाता, वेदिका ने उसका हाथ रोककर उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। वो अपने हाथों से मुंह पकड़कर दर्द से कराहने लगा। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। बाकी टीचर्स भी वेदिका के पास चले आए।